हे एवरीवन, वेलकम टू सनसाइड। तो आपका सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड सीएपीएफ का नोटिफिकेशन आ चुका है। जैसे कि एग्जाम कैलेंडर में बताया गया था, इधर आप देख सकते हैं 7th पॉइंट पर, ठीक है। 7th पॉइंट पे बताया गया था कि 10th अगस्त को आ जाएगा एंड 30 अगस्त तक आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग चलेगा एंड आपका नवंबर में ये एग्जाम होने वाला है। तो एसएससी एकदम टाइम टू टाइम ही सब काम कर रहा है, एकदम टाइमली सब नोटिफिकेशन भी आ रहा है, एग्जाम भी हो रहा है। एनीवे, तो चलिए जो नोटिफिकेशन है वो नोटिफिकेशन देख लेते हैं। नोटिफिकेशन में क्या बताया गया है, जो इंपॉर्टेंट डेट्स है वो तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ऑलरेडी आपको पता चल गया होगा, ठीक है। 10 से 30 तक आपका ये एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप चलेगा एंड नवंबर में आपका एग्जाम होने वाला है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो डिस्कस करने वाली हूँ, जो आपको जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। वैसे तो नोटिफिकेशन हर कोई यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा एक्सप्लेन करते हुए, बट मैं यहाँ पे जो भी आपको मेन चीजें जानना है वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ। जो कॉमन चीजें हैं वो आपको वैसे भी पता है, ठीक है। तो चलिए, ये बेसिकली सब इंस्पेक्टर इन सीएपीएफ, ओके, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स एंड सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव मेल फीमेल इन दिल्ली पुलिस, ये दो में यहाँ पे आपका रिक्रूट होने वाला है एंड ये दोनों ही आपका लेवल 6 का पोस्ट है, ठीक है। लेवल 6 मतलब क्या, 4200 ग्रेड पे का पोस्ट, ओके। तो ये लेवल 6 का सैलरी कितना होता है, ओके, आपको इन हैंड कितना सैलरी मिलेगा वो मैं आपको वीडियो के एंड में शेयर करने वाली हूँ आपके साथ। उससे आपको एकदम क्लियर व्यू आ जाएगा कि कितना आपको लेवल 6 के पोस्ट में मिलने वाला है, ठीक है, सैलरी, ओके। चलिए नेक्स्ट चलते हैं वैकेंसीज पर। वैकेंसी तो बहुत अच्छा खासा है, बट सीएपीएफ के अंदर ही सबसे ज्यादा वैकेंसी है सीआरपीएफ में, ओके। सीआरपीएफ में ज्यादा वैकेंसी है। वैसे दिल्ली पुलिस मेल में 228 वैकेंसीज है एंड फीमेल में 112 वैकेंसी है। दिल्ली पुलिस का अंदर जो ये रिक्रूटमेंट होता है ना, इसमें फीमेल का थोड़ा सा कम ही वैकेंसी रहता है, मेल का ही ज्यादा वैकेंसी रहता है। एंड ये जो एग्जाम है इसमें फिजिकल फिटनेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब आपके फिजिकल फिटनेस का 2 राउंड होगा एंड आपके रिटन मतलब सीबीटी एग्जाम 2 राउंड होगा, ठीक है। जैसे कि सीजीएल में होता है, सीजीएल में डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होता है, सीपीटी होता है, वो सीपीओ में नहीं होता है। सीपीओ में कोई भी डिस्क्रिप्टिव और सीपीटी एग्जाम, टाइपिंग टेस्ट वगैरह नहीं रहता है, ठीक है। तो ये सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव इन दिल्ली पुलिस मेल एंड फीमेल का यहाँ पे वैकेंसी दिया गया है। उसके बाद सीएपीएफ के अंदर देखिए ये बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, ये सब का वैकेंसी यहाँ पे दिया गया है, जिसमें से सीआरपीएफ का सबसे ज्यादा वैकेंसी है, मेल में 3006 एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेल का ही 3791 नंबर ऑफ वैकेंसी है, फीमेल का सिर्फ 169 वैकेंसी है। तो ये फीमेल का थोड़ा सा कम ही वैकेंसी रहता है। ओवरऑल यहाँ पे 4300 नंबर ऑफ वैकेंसीज है। आउट ऑफ 4300 वैकेंसी ओनली 281 नंबर ऑफ वैकेंसीज इज फॉर फीमेल कैंडिडेट्स, ओके। आगे आपका जो एज लिमिट है वो यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। आप लोगों का एज लिमिट को लेकर बहुत कंफ्यूजन रहता है। तो देखिए, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 1997, ये आपका क्वालिफाइंग डेट ऑफ बर्थ है, ये आपका क्रूशियल डेट है, ठीक है। अगर आपका इस डेट से पहले डेट ऑफ बर्थ है तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है। ये जो क्रूशियल डेट है ये 1 जनवरी 2022 को ही लिया गया है एंड यहाँ पे जो एज लिमिट रहता है फॉर अनरिजर्व कैंडिडेट्स 20 to 25 ईयर्स रहता है, ठीक है। तो अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 1997 से पहले है तो आप ये एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं है। एंड एससी एसटी ओबीसी के लिए 3 इयर्स रिलैक्सेशन रहता है, एससी एसटी के लिए 5 इयर्स रिलैक्सेशन रहता है, ठीक है। एंड इसके बाद और भी कुछ स्पेशल कैटेगरी के लिए यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, ओके। ये आप पॉज करके देख सकते हैं। उसके बाद आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यहाँ पे आपको बैचलर डिग्री होना चाहिए, जैसे सीजीएल में होता है। सीजीएल में भी आपको सिर्फ बैचलर डिग्री रिक्वायर्ड होता है। आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन, यहाँ पे भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपका बैचलर डिग्री है, ओके। एंड यहाँ पे आपका जो सर्टिफिकेट का जो डेट है, मतलब आपका जो बैचलर डिग्री का जो सर्टिफिकेट होगा उसमें जो क्रूशियल डेट है वो क्रूशियल डेट यहाँ पे 30 अगस्त 2022 दिया गया है। यहाँ पे नीचे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है कि मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑन और बिफोर 30 अगस्त 2022, ओके। तो ये आपका क्रूशियल डेट है आपके बैचलर डिग्री का। एंड यहाँ पे आपके एसेंशियल क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री होने के साथ साथ मेल कैंडिडेट्स के लिए कुछ एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, सिर्फ जो एसआई इन दिल्ली पुलिस होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे एसआई इन दिल्ली पुलिस के साथ साथ एसआई इन सीएपीएफ भी है, ओके। सीएपीएफ के अंदर बहुत सारे हैं, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, ये सब है, बट सिर्फ जो सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस होने वाला है उनका जो मेल कैंडिडेट्स है उनके लिए मस्ट पोजेस अ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस फॉर एलएमवी मोटरसाइकिल एंड कार, ठीक है।
तो जो मेल कैंडिडेट है एंड जो सिर्फ सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस के लिए ऑप्ट करना चाहते हैं, उनके पास ये ड्राइविंग लाइसेंस होना ही चाहिए। एंड उसका भी डेट यहाँ पे दिया गया है ऑन द डेट फिक्स्ड फॉर फिजिकल एंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट। मतलब आपके पेपर 1 होने के बाद जाके आपका ये पीईटी टेस्ट होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास ये ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं है। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो आप सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस के लिए एलिजिबल नहीं है। आप अदर जो पोस्ट है सीएपीएफ का, ठीक है, यू आर एलिजिबल फॉर ऑल अदर पोस्ट इन सीएपीएफ। सीएपीएफ का अदर पोस्ट के लिए आप एलिजिबल है, बट सिर्फ आप दिल्ली पुलिस के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपका स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, आपका एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होने वाला है। देखिए सीजीएल में 4 टियर में एग्जाम होता है, यहाँ पर भी आप लगभग 4 टियर ही बोल सकते हो। वहां पे 4 टियर ही आपका रिटन और सीबीटी होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, सीपीटी होता है। यहाँ पर 4 में से 2 ही आपका फिजिकल से रिलेटेड टेस्ट है। तो आपका पेपर 1 जो होने वाला है वो पेपर 1 एकदम सिमिलर टू सीजीएल टियर 1 एग्जाम, बट यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस डबल है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस जहाँ पे 25 रहता है इन सीजीएल में 25 करके रहता है हर एक पार्ट में, हर एक सेक्शन में। यहाँ पे वो 50 नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहता है हर एक सेक्शन से, रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ्स, जीके से, ठीक है। तो एग्जाम जो सीजीएल में 1 आवर का होता है यहाँ पे 2 आवर का होगा, बट जो टोटल मार्क्स है वो 200 ही रहेगा। तो यहाँ पे सीपीओ पेपर 1 जो है सिमिलर टू सीजीएल टियर 1 ही है, बट थोड़ा सा लेंथी है क्योंकि 200 क्वेश्चंस आर नॉट अ मैटर ऑफ जोक। ओके, तो ये आपका पेपर 1 होने के बाद आपका फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट होगा, ठीक है। आपका पहले पेपर 1 होगा, मतलब यहाँ पे जो दिखाया गया है, उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट होगा, ठीक है। इसके बाद जाके आपका पेपर 2 होगा एंड देन जाके आपका डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। ओके, तो पेपर 1 होने के बाद सीधा जाके आपका होगा फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट। तो वो मैं पहले आपको दिखा देती हूँ फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट का क्या क्या कैटेगरीज है, ठीक है। तो फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट का एकदम लंबा लिस्ट है। तो देखिए यहाँ पे मेल कैंडिडेट्स एक्सेप्ट जो हिल एरियाज में नहीं रहते एंड जो शेड्यूल्ड ट्राइब नहीं है, ठीक है, उनका हाइट 170 होना ही चाहिए। अगर आप हिल एरिया से बिलोंग करते हैं तो आपको 165 कंसिडर किया जाएगा। अगर आप शेड्यूल ट्राइब है तो 162.5 आपका कंसिडर किया जाएगा। अगर आप फीमेल कैंडिडेट है, यहाँ पर भी सेम रूल अप्लाई किया जाएगा। अगर आप फीमेल कैंडिडेट है जो कि हिल एरिया से और शेड्यूल ट्राइब नहीं है, उनका 157 हाइट चाहिए। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हो एंड आप हिल एरियाज लाइक गारवाल, कुमाऊं, हिमाचल प्रदेश, गोरखा से बिलोंग करते हैं तो 155 आपका हाइट रहेगा। एंड शेड्यूल ट्राइब अगर है तो आपको 154 हाइट स्टैंडर्ड होना चाहिए, ठीक है। एंड चेस्ट का यहाँ पे मेल के लिए यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स दिया गया है एंड फीमेल के लिए चेस्ट का कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं है। वेट आपका हाइट के साथ साथ जो कॉरेस्पॉन्डिंग जो वेट होना चाहिए, जो कैलकुलेशन है उससे अकॉर्डिंग आपका वेट होगा। एंड उसके बाद जो एंड्योरेंस टेस्ट, ये तो क्या हो गया फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, आपका क्या क्या स्टैंडर्ड्स होना चाहिए, हाइट, वेट। इसके बाद आपका एंड्योरेंस, मतलब आपका जो फिजिकली जो आपका आप फिजिकली कितना फिट है वो प्रूफ करेगा। जैसे कि आपका होगा रेस, लॉन्ग जंप, हाई जंप, शॉर्ट पुट, ये सभी होगा। एंड इस सब का जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो यहाँ पे दिया गया है। ये मेल कैंडिडेट्स के लिए, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भी सेम है, सिर्फ शॉर्ट पुट नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि रेस है यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, लॉन्ग जंप, हाई जंप है, बट शॉर्ट पुट का नहीं है। शॉर्ट पुट सिर्फ मेल कैंडिडेट्स के लिए है। एंड जैसे कि मैंने आपको बोला कि नो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स ऑफ चेस्ट मेजरमेंट्स फॉर फीमेल कैंडिडेट्स। ओके, एंड जो भी रिलैक्सेशन वगैरह बोला गया है वो यहाँ पे सभी अच्छे से जो मेंशन किया गया है, जो एक्सप्लेन किया गया है वही मेंटेन किया जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट एंड फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट। इसके बाद आपका क्या होगा, इसके बाद होगा आपका पेपर 2, ठीक है। तो पेपर 2 में ये पेपर 2 सिर्फ आपका इंग्लिश का होता है। जैसे कि सीजीएल में, सीजीएल टियर 2 में 2 पेपर होता है, एक मैथ्स का, एक इंग्लिश का। ओके, दोनों ही 200 मार्क्स का होता है, बट यहाँ पे सिर्फ इंग्लिश का होता है। तो अगर आप मैथ्स में वीक हो तो उतना प्रॉब्लम नहीं होगा। हालांकि यहाँ पे आपको 50 क्वेश्चंस करना पड़ता है पेपर 1 में, जो कि अच्छा खासा आपको मैथ्स आना चाहिए, तभी जाके उतना क्वेश्चंस होगा। इंग्लिश का ही सिर्फ यहाँ पे पेपर 2 होता है, 200 क्वेश्चंस होता है, 200 मार्क्स होता है एंड 2 आवर्स ड्यूरेशन होता है, जैसे कि सीजीएल में होता है। सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रेhension के ऊपर ही आपका पेपर होता है, ठीक है। तो पेपर 2 होने के बाद अगर आप एलिजिबल रहे तो आपका जाके मेडिकल टेस्ट होगा। तब चलिए अब मेडिकल टेस्ट देखते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका मेडिकल एग्जामिनेशन। यहाँ पे आई साइट एंड उसके बाद ये नॉक नी, ये सब आपका फ्लैट फुट, ये सब आपका मस्ट नॉट हैव नहीं होना चाहिए। ये सब आपका मेडिकल टेस्ट में चेक किया जाएगा। एंड उसके बाद जो फाइनली सेलेक्ट होंगे ना, उनको ये जो 7 इवेंट यहाँ पे दिया गया है, जंपिंग ओवर द वर्टिकल बोर्ड, होल्डिंग द रोप ऑन जंपिंग फ्रॉम द बोर्ड,
टार्जन स्विंग, जंपिंग ऑन द हॉरिजॉन्टल बोर्ड, ये सब एक्सेट्रा 7 जो यहाँ पे करिकुलम दिया गया है ये उनको पास करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए लिखा है कि एज पार्ट ऑफ ट्रेनिंग करिकुलम हैव टू पास 7 ऑब्स्टेकल इवेंट्स एज मेंशन्ड बिलो, फेलिंग व्हिच दे मे नॉट बी रिटेन्ड इन द फोर्स। ओके, तो ये आप जब फाइनली मतलब आपका पेपर 1 हो गया, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट हो गया, पेपर 2 हो गया, उसके बाद मेडिकल टेस्ट भी हो गया, उसके बाद जो फाइनली सिलेक्ट होंगे उनको ये 7 जो करिकुलम है ये पास करना पड़ेगा। एंड आप लोगों को टैटूज को लेकर भी बहुत कंफ्यूजन्स रहता है ना, तो टैटूज के लिए देखिए आप पॉज करके देख लीजिए, यहाँ पे पूरा एकदम डिटेल में दिया गया है कि अगर आपका टैटू है तो किस चीज़ में अगर आपका टैटू होगा तो चलेगा, टैटू का साइज कितना होना चाहिए, टैटू का आपके बॉडी पे कौन से लोकेशन में है तो वो चलेगा, ये सब के बारे में यहाँ पे डिटेल में बोला गया है। ओके, तो जैसे कि मैंने आपको बोला था, जो मैं आपको बोल रही थी कि यहाँ पे देखिए स्टेप बाय स्टेप बोला गया है कि आपका पेपर 1 होने के बाद कैंडिडेट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर अपीयरिंग इन पीईटी और पीएसटी। ठीक है, पेपर 1 होने के बाद ही आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए और फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट के लिए आप एलिजिबल होंगे। बट फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट जो ये जो होने वाला है इसका कोई मार्क्स ऐड नहीं होगा, ये सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है। मतलब वहाँ पे जो भी स्टैंडर्ड्स वगैरह दिया गया है एंड एंड्योरेंस टेस्ट के लिए भी जो मेजरमेंट्स दिए गए हैं वो आपको पास करना पड़ेगा, सिर्फ आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा वो जो दिया गया है रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, कोई मार्क्स ऐड नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए 15.6 पॉइंट पे लिखा है कि ओनली दोज कैंडिडेट्स हु क्वालिफाइड इन पीईटी पीएसटी विल बी अलाउड टू अपीयर इन पेपर 2। ठीक है, अगर आप पीईटी पीएसटी का जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो क्वालिफाई करते हैं तो जाके आप पेपर 2 में अपीयर करेंगे एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन पेपर 1 पेपर 2 कैंडिडेट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन। उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होने के बाद जो 7 करिकुलम आपको दिखाया वो होगा, उसको क्वालिफाई करने के बाद आपका अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ये आपका प्रेफरेंसेस दिया जाएगा, वहाँ पे आप प्रेफरेंसेस भर सकते हो। ठीक है, तो अभी जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लेवल 6 का क्या पे स्ट्रक्चर होता है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ठीक है, तो लेवल 6 का जैसे कि आप जानते हो कि 4200 ग्रेड पे का पोस्ट होता है। ओके, एंड जिसका बेसिक पे होता है, यहाँ पे मैं लिखती हूँ, बेसिक पे आपका होता है 35,400। ओके, ये आपका बेसिक पे होता है। उसके बाद आपका डीए मैं एकदम शॉर्ट में आपको पूरा समझा दूंगी। ठीक है, डीए होता है आपका बेसिक पे ऊपर 34% जो कि होगा आपका दिस अमाउंट विल बी योर डीए। ओके, अभी 34% है, इससे और भी इंक्रीज होता है। ओके, एचआरए अगर आप एक्स सिटी में बिलोंग करते हो तो आपका एचआरए होगा 27%। ओके, 27% ऑफ आपका बेसिक पे होगा एचआरए, तो उसमें आपको मिलेगा 9,558। ओके, ये अमाउंट आपको एचआरए के लिए मिलेगा। उसके बाद आपका ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस मिलता है, अगर आप एक्स सिटी में हो तो आपको 3600। ओके, 3600। अगर आप एक्स सिटी में हो तो आपका ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस मिलता है 3600। अगर आप वाई सिटी में और जेड सिटी में है तो आपको 1800 मिलता है। बट यहाँ पे भी कुछ कंडीशंस है, कुछ ऐसे वाई सिटीज है जहाँ पे आपको ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस 3600 मिलता है। इसका कुछ अलग क्राइटेरिया है, कुछ ऐसे वाई सिटीज है जहाँ पे आपको 3600 मिलता है। बट एंड ये 3600 के ऊपर भी आपका डीए मिलता है 34%, जो कि होगा डीए ऑन टीए। तो यहाँ पे आपको मिलेगा दिस अमाउंट द डीए ऑन टीए। ओके, तो ये अगर आप टोटल करेंगे तो आपको आता है 61,818। ओके, ये आपका टोटल अमाउंट आता है। बट यहाँ पे रुकना नहीं है, इसके साथ एनपीएस का जो कंट्रीब्यूशन है, आप लोगों ने एनपीएस का नाम सुना होगा। ओके, एनपीएस के लिए गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करता है 14% एंड हम कंट्रीब्यूट करते हैं 10%। वो कैसे होता है, आपका बेसिक पे प्लस डीए टोटल मिला के जितना होगा उसका 14% गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करता है, उसका 10% हम लोग कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, तो इसके साथ अगर गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन जो कि आपका हो रहा है 6641, ओके, ये अमाउंट हो रहा है आपका गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन। तो ये अगर आप टोटल करेंगे तो आपका टोटल ग्रॉस पे होने वाला है 68,459। ठीक है, 68,459 ये आपका ग्रॉस पे होने वाला है। बट ये जो एनपीएस अमाउंट है, जो गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन है एंड जो आपका सेल्फ कंट्रीब्यूशन, मतलब गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन तो आपका 6641 जो कि 14% हो गया एंड आपका कंट्रीब्यूशन कितना होगा 4744, ये आपका खुद का कंट्रीब्यूशन होगा आपके एनपीएस अकाउंट में। तो यहाँ पे जो टोटल आपका 11,385 दिस अमाउंट आपका हर मंथ, ओके, एवरी मंथ आपका एनपीएस अकाउंट में डिपॉजिट होगा 11,385। ये अमाउंट आपके एवरी मंथ आपके एनपीएस अकाउंट में
डिपॉजिट होने वाला है। तो अभी आपको बोला कि मैंने 68,459 आपका टोटल ग्रॉस पे होगा। तो इसमें से अगर आप ये एनपीएस का अमाउंट जो आपके एनपीएस अकाउंट में डिपॉजिट होने वाला है वो अगर आप डिडक्ट कर देते हैं तो आपको इन हैंड मिलेगा 57,074। ओके, 57,000 आपको इन हैंड मिलेगा। एंड जो 11,000 जो आपको यहाँ पे मिल रहा है वो तो अलग, वो तो आपके एनपीएस अकाउंट में वैसे भी जमा हो रहा है। उसके साथ साथ सिर्फ इन हैंड आपको 57,000 मिलेगा। ठीक है, अगर आप गवर्नमेंट क्वार्टर अवेल करते हैं तो ये एचआरए आपका डिडक्ट हो जाएगा। एंड उसके साथ साथ कुछ और भी चीजें रहता है जो डिडक्ट होता है, जैसे कि आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल, जैसे कि सीजीएच, जैसे आपका हेल्थ स्कीम के लिए 250 डिडक्ट होता है। ठीक है, ये डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट वेरी करता है। CGEIS एक रहता है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज इंश्योरेंस स्कीम, तो ये सब आपके डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट वेरी करता है। बट ओवरऑल आपको 57,000 इन हैंड मिलने वाला है। ठीक है, तो मैंने सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस कर दिया, सभी जो आपको जानना बहुत जरूरी है। अगर आप फॉर्म फिलअप करना चाह रहे हैं तो आपको सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, आप एलिजिबल है कि नहीं, आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, हाइट, चेस्ट मेजरमेंट्स, जो फिजिकल स्टैंडर्ड्स जो यहाँ पे बहुत ही वाइटल है। आप जितना भी अच्छा एग्जाम दो, अगर आप फिजिकल स्टैंडर्ड्स क्वालिफाई नहीं करते हैं तो फिर आपका ये जो मेहनत है वो बेकार चला जाएगा। सो दैट्स वाई ये सब आपको जानना बहुत ही जरूरी है। तो ये वीडियो को आप जरूर अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, जो भी अपने एसएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके पास से वीडियो पहुंचना बहुत जरूरी है। पॉसिबल है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल, थैंक यू।